नमस्कार, स्वागत है आपका एकलव्य अकादमी में। आज हम आपके लिए आपको जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं वो है सिंधु सब नदी तंत्र। तो भौतिक भारत के भौतिक प्रदेशों का जो टॉपिक है वो आपका खत्म हो चुका है। अब अपवाह तंत्र चलेगा और अपवाह तंत्र में बेसिक जो चीजें हैं वो आप बेसिक 3 तंत्र हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। 3 तंत्र ये हैं और दक्षिण भारत की जो प्रायद्वीपीय पठार है उसकी नदियों के बारे में बात करेंगे। तो अपवाह तंत्र में हम पहला टॉपिक लेकर आए हैं सिंधु नदी तंत्र। तो देखो चर्चा करते हैं हम आज इस पर कि सिंधु नदी तंत्र, तो जो अपवाह तंत्र है भारत का, अपवाह तंत्र मतलब नदियां और उनकी सहायक नदियों का जो सिस्टम है, जो प्रणाली है, उसे हम अपवाह तंत्र कहते हैं। अपवाह तंत्र आपका 3 अपवाह तंत्र बेसिक हैं, प्रमुख हैं। जो मेन है वो है आपका एक सिंधु नदी तंत्र। कौन सा है? सिंधु नदी तंत्र। सिंधु और उसकी सहायक नदियों के बारे में बात करेंगे। दूसरा है हमारा गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र। और तीसरा है हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। कौन सा है? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ये 3 जो नदी तंत्र हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इन्हीं 3 को हम कहते हैं हिमालय नदी तंत्र। तो ये हिमालय की नदियां हैं। कहाँ की नदियां हैं? हिमालय की नदियां हैं। इसके अलावा आपका ये चौथा हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठार की नदियां या प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। तो प्रायद्वीपीय नदियां पढ़ेंगे इसके बाद। तो कहने का मतलब है हम अपवाह तंत्र में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। एक सिंधु नदी तंत्र पढ़ना है, गंगा नदी तंत्र पढ़ना है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ना है और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र पढ़ना है। ठीक है। जो अपवाह है वो अपवाह होता है नदियों का बहना। तो जो नदियां पानी लेकर जाती हैं, जिस क्षेत्र से जाती है, उसे अपवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवाह कहते हैं। तो हम पहले नंबर पर क्या पढ़ेंगे? सिंधु नदी तंत्र, यानी सिंधु और उसकी सहायक नदियां हम पढ़ेंगे पहले नंबर पर। तो देखें, अब हम पहले पढ़ेंगे सिंधु और उसकी सहायक नदियां। सिंधु और उसकी सहायक नदियां। तो सबसे पहले हम सिंधु के बारे में पढ़ेंगे। सिंधु नदी क्या पढ़ेंगे? सिंधु नदी। इस सिंधु नदी की जो लंबाई है, सिंधु नदी की जो लंबाई है वो लंबाई 2880 किलोमीटर है। कितनी है? 2880 किलोमीटर है। और भारत में यह नदी 1114 किलोमीटर बहती है। तो भारत में कितना बहती है? 1114 किलोमीटर भारत में बहती है। ठीक है। अब इसके बाद हम इसका देखते हैं कि ये कहाँ से निकलती है और किस किस तरीके से जाती है। तो देखें, सिंधु नदी के लिए हम आपको बताते हैं। तो ये आप जानते हो, ये भारत का उत्तरी सिरा है। तो इसे हम समझेंगे कि यहाँ पर तिब्बत में मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर, तो मानसरोवर झील है तिब्बत में। मानसरोवर झील तिब्बत में है। यहाँ बोखरचू हिमनद, एक ग्लेशियर है, बोखरचू हिमनद। कौन सा ग्लेशियर है? बोखरचू हिमनद ग्लेशियर है कैलाश मानसरोवर के पास में, कैलाश मानसरोवर के पास में। तो इस ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, सिंधु नदी। और ये सिंधु नदी इस तरीके से बहती हुई, इस तरीके से बहती हुई अरब सागर, जो कराची यहाँ पे सिरा है, सॉरी कराची जो शहर है, कराची पाकिस्तान में, उस कराची में जाकर, कराची के पास अरब सागर में जाकर गिर जाती है। तो सिंधु नदी है वो बोखरचू हिमनद से निकलती है। और जैसे ही बोखरचू हिमनद से निकलेगी वो यहाँ भारत में जो प्रवेश करेगी, तो भारत में यहाँ स्थान पड़ता है दमचौक। कौन सा स्थान पड़ता है? दमचौक। तो ये जो दमचौक स्थान है, इस स्थान से, दमचौक स्थान से सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है।
यहाँ जाकर वो उसे श्रेणी मिलेंगी लद्दाख और जास्कर। ये कौन सी श्रेणी मिलेगी? ये लद्दाख है और ये जास्कर है। तो लद्दाख और जास्कर, लद्दाख और जास्कर। तो सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर से बहती है। कहां से बहती है? लद्दाख और जास्कर से बहती है। इसके बाद यहीं पर सिंधु नदी एक दर्रा बनाती है, जोजिला दर्रा। कौन सा दर्रा बनाती है? जोजिला दर्रा। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ जोजिला दर्रा कौन बनाता है? तो जोजिला दर्रा बनाती है सिंधु नदी। तो जोजिला दर्रा कौन बनाता है? सिंधु नदी जोजिला दर्रा बनाती है। इसके बाद ये सिंधु नदी पीओके होते हुई और ये पाकिस्तान में बहती हुई कराची में गिरती है। कहाँ गिरती है? कराची में गिरती है। ठीक है, कराची के पास अरब सागर में ये नदी गिरती है। तो ये सिंधु नदी हुआ कि सिंधु नदी, यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि सिंधु नदी भारत के किस जिले से बहती है? तो ध्यान दें, सिंधु नदी लेह जिले से बहती है। किस जिले से बहती है? लेह जिले से बहती है। तो सिंधु नदी लेह जिले से बहती है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि सिंधु नदी पाकिस्तान में किस स्थान से प्रवेश करती है, तो सिंधु नदी पाकिस्तान में चिल्लास नामक स्थान से प्रवेश करती है। तो पाकिस्तान में सिंधु नदी किस स्थान से प्रवेश करती है? तो पाकिस्तान में सिंधु नदी चिल्लास नामक स्थान से प्रवेश करती है। तो उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब बात आती है कि इनकी सहायक नदियां, सिंधु नदी की सहायक नदी। तो सिंधु नदी की सहायक नदियों को पढ़ने से पहले हम एक समझौता पढ़ते हैं जो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ, वो है सिंधु जल समझौता। कौन सा समझौता है? सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता। ये जो सिंधु जल समझौता है कि भारत में भी बहती है, पाकिस्तान में भी बहती है, तो भारत इसका कितना पानी प्रयोग कर सकता है और पाकिस्तान इसका कितना पानी प्रयोग कर सकता है, इसको लेकर एक समझौता हुआ। तो ये सिंधु जल समझौता भारत पाकिस्तान के बीच में 1960 में हुआ था। और इस समझौते में जो मध्यस्थता की थी, यानी जो बीच में जो समझौता कराया था, तो मध्यस्थता की थी विश्व बैंक ने। मध्यस्थता किसने की? तो मध्यस्थता विश्व बैंक ने की। सिंधु मध्यस्थता किसने की? विश्व बैंक ने की। ठीक है, और ये जो समझौता हुआ उस समय, तो भारत की ओर से साइन जवाहरलाल नेहरू, तो भारत की ओर से जवाहरलाल नेहरू ने, और पाकिस्तान की ओर से पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की ओर से जनरल अयूब खान, जनरल अयूब खान। तो पाकिस्तान की ओर से जनरल अयूब खान ने साइन किए और भारत की ओर से साइन किए किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। उस समय ये प्रधानमंत्री थे। अब इस समझौते में हुआ क्या? इस समझौते में हुआ कि जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी है, झेलम नदी है और चिनाब नदी है। तो सिंधु, झेलम और चिनाब, इन तीनों नदियों का 80% पानी पाकिस्तान प्रयोग करेगा। कौन करेगा? 80% पानी पाकिस्तान प्रयोग करेगा और 20% पानी भारत प्रयोग कर सकता है। अगर कोई इमरजेंसी हुई, भारत में पानी की ज्यादा समस्या हुई, तो उस इमरजेंसी के केस में, भारत इमरजेंसी के केस में, आपातकालीन स्थिति में भारत इसका 24% पानी प्रयोग कर सकता है। कितना पानी प्रयोग कर सकता है? भारत 24% पानी इसका प्रयोग कर सकता है। तो ये सिंधु समझौता था। बात समझ आई? इसके अलावा भी जो नदियां हैं जो पाकिस्तान में भी जाती हैं, भारत में भी जाती हैं, व्यास, सतलज, ठीक है, व्यास तो सतलज में मिल जाती है, ठीक है, रावी है, तो रावी, सतलज, इनका जो पानी है, इनका 80% भारत प्रयोग करेगा और पाकिस्तान 20% प्रयोग करेगा। तो ये सिंधु जल समझौता था। क्या था? सिंधु जल समझौता। तो आप इतना इसको बना लें, स्क्रीनशॉट कर लें, फिर हम इसको सिंधु नदी की सहायक नदियों के बारे में बात करते हैं।
ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखें सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के हम बारे में बात करेंगे। तो आपको भी हमने समझाया कि ये जो बोखरचू हिमनद है इससे हमारी सिंधु नदी निकलती है। तो बोखरचू हिमनद, बोखरचू हिमनद, और इस बोखरचू हिमनद से इस तरीके से सिंधु नदी के बारे में हमने आपको समझाया कि वो निकलती है। अब प्रश्न आता है कि दाईं ओर से और बाईं ओर से कौन सी नदियां मिलती हैं, राइट और लेफ्ट। तो कैसे पहचाने किसी नदी का राइट और लेफ्ट क्या होता है? तो अगर हम इस तरीके से यहां से चलना शुरू करो आप, तो आप ऐसे यहां से चलना शुरू करोगे तो इधर आपका राइट आएगा, इधर आपका लेफ्ट आएगा। तो इधर से जो नदियां सिंधु में मिलेंगी वो दाईं ओर से मिलेंगी और इधर से जो नदी मिलेंगी वो बाईं ओर से मिलेंगी। ठीक है, तो अब देखें इसको समझते हैं कि जो पाकिस्तान से नदी मिलती है गोमल, कोमल, काबुल, काबुल, गिलगिट, गिलगिट और सिगार, एक श्योक नदी है, श्योक, श्योक, और एक नदी है सिगार। कौन सी नदी है? सिगार। अब इस श्योक नदी में ही नुब्रा सियाचिन ग्लेशियर, यहाँ एक सियाचिन ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर। तो जो सियाचिन ग्लेशियर है इस ग्लेशियर से ही एक नदी निकलती है नुब्रा नदी। तो जो नुब्रा नदी निकलती है ये श्योक नदी की सहायक है। नुब्रा किसकी सहायक है? श्योक नदी की सहायक है। तो नुब्रा नदी श्योक नदी मिलती है। तो ये दाईं ओर से सिंधु में मिलने वाली नदियां हो गई। तो दाईं ओर से कौन कौन सी मिलेंगी? गोमल, काबुल, गिलगिट, ठीक है, श्योक और सिगार, ये नदियां मिलेंगी। अब हम करते हैं बात कि बाईं ओर से इसमें कौन सी नदियां मिलती हैं। तो एक नदी यहां पर द्रास नदी है जो बाईं ओर से मिलती है। कौन सी नदी? द्रास नदी, ये इसमें बाईं ओर से मिलती है। ठीक है, तो ये बाईं ओर से और ये दाईं ओर से होगी, राइट हैंड से मिलने वाली नदियां हो गई। अब हम आगे देखें तो यहाँ एक झील है जम्मू कश्मीर में, उस झील का नाम है शेषनाग झील। क्या नाम है? शेषनाग झील। तो जो शेषनाग झील है उसके बारे में देखो कि इस शेषनाग झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है झेलम नदी। क्या नाम है? झेलम नदी, झेलम नदी। इसका नाम क्या है? झेलम। झेलम नदी। और इस यह झेलम नदी आगे जाकर एक झील बनाती है जिसका नाम है बुलर झील। क्या नाम है? बुलर झील, बुलर झील। और इसी झेलम के किनारे एक नगर बसा हुआ है जिसका नाम क्या है? श्रीनगर। झेलम के किनारे कौन सा नगर है? श्रीनगर। तो ये श्रीनगर बसा हुआ है झेलम पर। और झेलम पर ही एक परियोजना है जिसका नाम है तुलबुल परियोजना। कौन सी परियोजना? झेलम पर। ये झेलम पर एक परियोजना है तुलबुल परियोजना, तुलबुल परियोजना। तो तुलबुल परियोजना किस नदी के किनारे है? तो वो झेलम नदी के किनारे है। और यही झेलम नदी आगे जाकर पाकिस्तान में चिनाब नदी से मिल जाती है। किसे मिल जाती है? चिनाब। तो जो चिनाब नदी है ये चिनाब नदी बाड़ा लाचा दर्रा, जो हिमाचल प्रदेश में बाड़ा लाचा दर्रा है उससे निकलती है चिनाब नदी, भारत में प्रवेश करती है उस बाड़ा लाचा दर्रे से। तो जो बाड़ा लाचा दर्रे से चिनाब नदी निकलती है, इस चिनाब नदी में
इस चिनाब नदी में मिल जाती है क्या, झेलम। कौन सी नदी मिल जाती है, झेलम नदी मिल जाती है, ठीक है, झेलम नदी। अब चिनाब नदी की अगर हम बात करें तो जो चिनाब नदी है, इसी चिनाब नदी पर 2 परियोजनाएं बनी है, सॉरी 3 परियोजना है इस चिनाब नदी पर। एक परियोजना है दुलहस्ती परियोजना, एक परियोजना है बगलेहार और एक परियोजना है दुलहस्ती बगलेहार है और एक है सलाला। कौन सी परियोजना है, सलाला परियोजना। तो दुलहस्ती बगलेहार सलाला ये तीनों परियोजनाएं जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में है और इन पर विवाद चल रहा है। ये हमारा चिनाब नदी पर है। किस नदी पर है ये, चिनाब नदी। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो वो चिनाब नदी है। तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक कौन सी है, चिनाब नदी है, ठीक है। तो ये चिनाब नदी में ही कौन मिलेगी, से मतलब ये जो शेषनाग से निकल रही है झेलम, वो इसमें मिलेगी। अब हम बात करते हैं, यहाँ एक दर्रा है हिमाचल प्रदेश में, दर्रे हमने पढ़ाए हैं और उसका नाम है रोहतांग दर्रा। तो इस रोहतांग दर्रे से रावी नदी निकलती है और चिनाब में मिलती है। रावी नदी निकलती है और किसमें मिलती है, चिनाब में। तो ये रोहतांग दर्रे से निकलती है। किस दर्रे से, रोहतांग दर्रे हिमाचल प्रदेश से निकलती है। तो रोहतांग दर्रे से निकलती है। यहीं एक व्यास कुंड है, व्यास कुंड हिमाचल प्रदेश में व्यास कुंड है, ठीक है। ये जो व्यास कुंड है इससे एक नदी निकलती है, व्यास नदी। कौन सी नदी है, व्यास, सॉरी ये थोड़ा सा इसको सही करना, ये व्यास कुंड इससे नीचे है ये। तो ये रावी नदी है, रावी नदी। और रावी नदी पर 2 परियोजनाएं हैं, एक थीन बांध परियोजना और एक चमेरा परियोजना। तो इस रावी नदी पर चमेरा परियोजना है। कौन सी परियोजना है, चमेरा परियोजना। चमेरा परियोजना हिमाचल प्रदेश। और इसी पर एक बांध बना हुआ है, थीन बांध पंजाब। इसी पर एक बांध है, थीन बांध पंजाब, ये पंजाब में और ये हिमाचल प्रदेश में। तो ये रावी नदी पर बने हुए हैं। इसके बाद यहाँ हिमाचल व्यास कुंड है, व्यास कुंड। और इस व्यास कुंड से नदी निकलती है, व्यास नदी। कौन सी निकलती है, व्यास नदी। अगर हम इधर तिब्बत में इधर देखें तो यहाँ एक राकस ताल झील है। कौन सी ताल है, राकस ताल झील। तो जो राकस ताल झील है, इससे जो नदी निकलती है राकस ताल झील से, वो नदी आगे जाकर चिनाब में ही मिलेगी। तो राकस ताल से जो नदी है उसका नाम है सतलज, सतलज नदी। और ये जो सतलज नदी है, ये सिपकीला जो दर्रा है हिमाचल प्रदेश में, उससे भारत में प्रवेश करती है। तो सतलज नदी सिपकीला दर्रे से प्रवेश करती है और ये व्यास कुंड से जो नदी निकलती है, ये नदी है व्यास नदी। कौन सी नदी है, व्यास नदी। तो सतलज नदी से व्यास नदी जहां मिलती है वहां एक बांध बनता है, हरके बैराज। कौन सा है, हरके बैराज। तो जो हरके बैराज बांध है, ये पंजाब में कपूरथला के निकट है। पंजाब में किसके निकट है, कपूरथला के निकट है हरके बैराज। और इसी हरके बैराज से, इन्हीं के संगम से एक नहर निकाली गई है, इंदिरा नहर। कौन सी नहर निकाली गई है, इंदिरा नहर। तो ये हरके बैराज पंजाब में व्यास और सतलज के संगम पर पड़ता है। इसी से एक नहर निकाली गई है, इंदिरा नहर, जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है।
ये इंदिरा नहर, ठीक है, और इसी ये राजस्थान में मुख्यतः बहती है। और ये तीनों ये नदियां सब मिलकर किसमें मिलेंगी? चिनाब में। और चिनाब नदी जब आगे जाकर मिलेगी तो चिनाब नदी मिलेगी किसमें जाकर? सिंधु में। और ये मिलती है मीठनकोट। मीठनकोट पाकिस्तान में, इसके नज़दीक स्थान है झुंग। तो मीठनकोट में पाकिस्तान में ये सभी नदियां इनमें मिल जाती हैं। तो उम्मीद है ये चीज़ समझ में आई होंगी, ठीक है। अब इनके कुछ पुराने नाम हैं वो समझ लो, जैसे नदी और उनका पुराना नाम। तो नदी और उनका पुराना नाम, इसको समझिए, नदी और पुराना नाम क्या क्या है। जैसे पहला झेलम, क्या नाम? झेलम। तो झेलम जो है इसको कहते हैं वेतस्ता। वेतस्ता, झेलम नदी का पुराना नाम क्या है? वेतस्ता, ठीक है, वेतस्ता। अब आपसे पूछा जाएगा, एक आपने पढ़ा होगा कि वेतस्ता का युद्ध किन किन के बीच में हुआ? वेतस्ता का युद्ध, तो आप लोग जरूर बताएं कि वेतस्ता का युद्ध किन किन के बीच में हुआ। और आप लोग सब इतिहास पढ़ चुके होंगे, जानते होंगे। तो वेतस्ता का युद्ध किन किन के बीच में हुआ वो आप लोग अब कमेंट में जरूर बताएं। झेलम के बाद दूसरा है चिनाब। तो चिनाब का जो पुराना नाम है वो है अस्किनी। क्या नाम है? अस्किनी, ठीक। झेलम, चिनाब। चिनाब के बाद है रावी। रावी का जो पुराना नाम है वो है पुरुषडी। क्या नाम है? पुरुषडी। व्यास, व्यास का पुराना नाम है विपाशा। क्या नाम है? विपाशा। सतलज, सतलज का जो पुराना नाम है वो है सुतुद्री। क्या है? सुतुद्री। तो ये जो 5 नदियां हैं, ये 5 नदियां मिलकर कहलाती हैं पंचनद। 5 नदियां क्या कहलाती हैं? 5 नदियां मिलकर कहलाती हैं पंचनद। जो पंचनद है, यही 5 नदियों की जो भूमि है वो पंजाब है। क्या है? पंजाब। तो पंजाब 5 नदियों की भूमि है। अब इसी में हम आपको समझते हैं, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं। अब इन कुछ नदियों के और कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं हम, इन्हीं सिंधु नदी तंत्र के। तो आप ये जानते हो कि ये सिंधु नदी है, ठीक है। और इस नदी में यहाँ झेलम चिनाब में आकर मिलेगी, और इसी चिनाब में रावी नदी मिलेगी। और व्यास जो नदी है, इस व्यास नदी में, ये व्यास नदी सतलज में आकर मिलेगी, और सतलज ये चिनाब में मिलेगी। तो आप ये समझो, पहले इन नदियों कुछ और पॉइंट समझते हैं कि जैसे ये व्यास नदी है, तो इस पर एक बांध बना हुआ है व्यास पर। इस पर एक बांध बना हुआ है और उसका नाम है पोंग बांध। क्या नाम है? पोंग बांध। पोंग बांध। सतलज नदी पर जो ये सतलज नदी है, जो लास्ट वाली जो नदी है, ये आपकी झेलम, ये आपकी चिनाब, ठीक है, ये रावी, ये व्यास, और ये सतलज। सतलज। तो आप ये समझो कि सतलज पर ये 2 परियोजनाएं हैं। एक परियोजना का नाम है नाथपा झाकरी परियोजना। नाथपा झाकरी परियोजना। तो नाथपा झाकरी परियोजना है। और जो दूसरी परियोजना आपकी है, पहली तो नाथपा झाकरी परियोजना होगी, दूसरी है भाखड़ा नागल परियोजना। भाखड़ा नागल परियोजना। भाखड़ा नागल परियोजना। तो ये दोनों ही परियोजनाएं हिमाचल प्रदेश में है। कहां पर है ये?
हिमाचल प्रदेश में दोनों परियोजनाएं जो इस नदी पर बनी है। अब इन नदियों के बीच का जो क्षेत्र है वो घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो दोआब प्रश्न आता है कि जैसे रचना दोआब किन नदियों का क्षेत्र है, तो दोआब उसे कहते हैं जो दो नदियों से घिरा होता है। तो दोआब किसे कहते हैं? दो नदियों से घिरा क्षेत्र। तो आप ये देखो कि जो झेलम और चिनाब है, झेलम और चिनाब, तो झेलम और चिनाब के बीच जो क्षेत्र घिरा है उसको क्या कहेंगे? तो झेलम और चिनाब के बीच जो क्षेत्र है उसे छाछ दोआब कहते हैं। कौन सा दोआब कहते हैं? छाछ दोआब कहते हैं, छाछ दोआब। इसके बाद चिनाब और रावी नदी, तो जो चिनाब और रावी नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसे कहते हैं रचना दोआब। इन्हीं के नामों से आप इसे पहचान सकते हो, चिनाब का च और रावी का र। तो चिनाब का च और रावी का र, रचना दोआब। ठीक है, तो ऐसे इनको सबको हमें याद तैयार करना है। अब रावी और व्यास, रावी और व्यास, जो रावी और व्यास के बीच का एरिया है, तो रावी और व्यास के बीच का जो क्षेत्र है वो कहलाता है बारी दोआब। क्या कहलाता है? बारी दोआब क्षेत्र। तो रावी का र और व्यास का ब, ठीक, बारी दोआब क्षेत्र। इसके बाद आपका व्यास और सतलज, तो जो व्यास और सतलज है, व्यास और सतलज इनके बीच का जो एरिया है वो कहलाता है बिष्ट दोआब। कौन सा दोआब कहलाता है? बिष्ट दोआब। तो बिष्ट दोआब कहलाता है। क्या कहलाता है? बिष्ट दोआब कहलाता है। तो ये आपका हमने नदियों से घिरे क्षेत्र भी समझा दिए, कौन कौन से क्या क्या क्षेत्र इसको कहे जाते हैं। तो जो सिंधु नदी तंत्र है, तो सिंधु नदी तंत्र में सिंधु और उसकी सहायक नदियों को आपको हमने समझाया। ठीक है, तो आप इनको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा गंगा नदी तंत्र, और मोस्ट इंपोर्टेंट नदी तंत्र है गंगा नदी तंत्र। ठीक है, तो आप क्रम से पढ़ते ही जा रहे होंगे भौतिक प्रदेशों के साथ साथ अब हमारा अपवाह तंत्र का शुरू हुआ है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो, और इसके बाद जो हमारा गंगा नदी तंत्र आएगा उसको भी आप जरूर देखें। नमस्कार।